सत्यमेव जयते। क्लास 12 के बच्चों का डिमांड था कि सर सैंपल पेपर जो है सीबीएसई में जो डला हुआ है उसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। असल में मुझे लगता है कि सीबीएसई सैंपल पेपर और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपका 70-80% क्वेश्चन टच हो जाएगा। कारण क्या है कि जो क्वेश्चन यहाँ दिया है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेगा। ऐसे बच्चों का डिमांड है कि आपने 2 साल पहले ही सारा वीडियो डाला था, 2-3 साल पहले का है, तो अभी 2023 में कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, उसके अनुसार चैप्टर वाइज भी थोड़ा समझा दीजिए। तो कल से अगर मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी रह रही है कंटिन्यू, कुछ सोशल वर्क भी मैं करते रहता हूँ और कुछ और भी इंगेजमेंट है, फैमिली इंगेजमेंट भी रहता है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अभी जो है चूँकि तबीयत उतनी ठीक नहीं है तो मैं बाहर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, तो वीडियो ही कंप्लीट कर दूँ। तो फिलहाल हम लोग बिना टाइम वेस्ट के सैंपल पेपर शुरू करते हैं। इसको ध्यान से अगर सुनिएगा इस वीडियो को, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको ऐसे भी लगभग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन का आंसर या उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। जैसे मैं सैंपल पेपर लेके बैठा हूँ, आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो सैंपल पेपर अगर आप खुद निकाले हुए हों तो प्रिंट लेके बैठिएगा तो ये वीडियो थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दिस आसन। अब देखिए ये एक आसन का चित्र बना हुआ है, लेकिन कोई भी आसन का चित्र बन सकता है, वहां कोई भी आसन चित्र दिया जा सकता है। तो आपको आसन का जो चित्र होगा उस चित्र से रिलेट करना है। जैसे अब हाथ ऊपर करके कोई है तो ये जो है ना पेड़ की तरह, ताड़ की पेड़ की तरह लंबा हो रहा है हाथ ऊपर खींचने पर, यानी ये ताड़ासन है। गाय का मुंह ऐसे पतला लंबा रहता है, तो एक घुटना मुड़ा हुआ है, दूसरा उस पर मुड़ा हुआ, हाथ पीछे से गया हुआ है, तो ये गाय का मुंह जैसा गोमुखासन हो गया। ये चक्र जैसा, आधा चक्र जैसा मुड़ गया तो चक्रासन हो गया। ये तो चित्र और चित्र से रिलेटेड, जैसे सांप जो है ऐसे सामने से उठता है फन उठा के, तो उस तरह से सामने से उठ रहे हैं ऐसे करके, तो भुजंग आसन हो गया। तो सारे आसन जो है, अगर सामने को पूरब कहेंगे तो पीछे को पश्चिम कहेंगे। पश्चिम उत्तान माने पीछे से उठे और आगे झुक रहे हैं तो पश्चिम उत्तान आसन। खड़े होकर नीचे की ओर झुक रहे हैं, पैर से हाथ छू रहे हैं तो पाद हस्तासन। तो आपको ये फिगर देखना है एक बार, जितने भी आपके सिलेबस में है एक बार किताब में देखिए फिगर, और नहीं तो मैं एक काम करूंगा, जो चैप्टर मेरा योग वाला होगा उसके डिस्क्रिप्शन में मैं पिक्स के साथ साथ डाल भी दूंगा कि ये पिक्स, ये जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो सबके पास होगा। फिर भी एक सिलेबस के अनुसार कौन कौन से इंपॉर्टेंट आसन है, उसका क्या पोस्चर है। तो ये क्या होगा कि चित्र का एक न एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो यहाँ पर जो है वो तो धनुरासन है। धनुरासन में आप धनुष की तरह, जैसे आप पेट के बल लेट गए, पीछे पैर को खींचे और ऐसे बन गए, तो धनुष की तरह जब बन जाते तो धनुरासन हो जाता है। तो आपको नाम, उससे रिलेटेड चित्र को रिलेट करना नाम से। तब फिर एक और है कि किस बीमारी में कौन सा आसन करना है, उसका एक इंटरेस्टिंग मेथड है जो मैं पहले भी बता चुका, योगा लाइफ स्टाइल चैप्टर डिस्क्राइब करते 3 साल पहले की वीडियो में, लेकिन फिर से मैं इस बार भी एक्सप्लेन कर दूंगा और वो बड़ा इंटरेस्टिंग वे है। तो ये धनुरासन है। और फिर एक है विच आसन अमॉन्ग्स दिस कैन बी डन जस्ट आफ्टर हैविंग विल। ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए है, लेकिन आपको जीके के लिए बता दें कि एक मुख्य आसन है जो कि खाने के बाद करना फायदेमंद होता है, और खाने कितना भी हैवी मिल रही है तुरंत कर सकते हो, वज्र आसन। वज्र आसन क्या है, तो जैसे मैं ऐसे सिंपल बैठा हूं तो ये सुख आसन है, पैर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। अब जब ये पैर को उठा के इस पे दूसरा पैर के इसको कर दूंगा तो वो पद्म आसन हो जाएगा। उसी तरह जब पैर को पीछे की ओर मोड़ के और पीछे की ओर मोड़ के ऐसे बैठ जाऊंगा तो ये वज्र आसन, क्योंकि पैर का जो थाई है ये टाइट सीधा हो जाता है वज्र की तरह, पत्थर की तरह, तो ये वज्र आसन। तो ये खाने के बाद भी किया जा सकता है। तो एक विजुअली इंपेयर्ड के लिए है ये इसमें सैंपल पेपर में, लेकिन आप इसको एक जीके के रूप में, और एक क्वेश्चन हो सकता है कि सिंपल में भी आ जाए। तो खाने के जस्ट बाद जो आसन करते हैं वज्र आसन। किसी भी बीमारी में जो आसन किया जा सकता है वह शव आसन। शव आसन का सीधा लेटना, लेकिन स्पेसिफिक किसके लिए है वो योगा लाइफ स्टाइल में मैंने बताया हुआ है। जैसे हाइपरटेंशन में शिथिल होकर सोना ज्यादा फायदेमंद है, हाथ फैलाकर धीरे धीरे सांस लेना, शवासन। तो किस बीमारी में कौन सा है वो चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा। ए पर्सन हु लाइक्स टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स
एंड न्यू एक्सपीरियंसेस आर कैटेगराइज्ड एज। कौन से ऐसे लोग हैं? तो ये बिग 5 थ्योरी में चल रहा है। तो पर्सनालिटी का बिग 5 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ओसियन से रिलेटेड है, ओपननेस, कॉन्स्टिट्यूशनेस, एक्सट्रोवर्जन, एच, एग्रीएबलनेस और लास्ट न्यूरोसिटिज्म। ये 5 है ओशियन में। अब ये जब वो जो चैप्टर है उसमें मैंने समझाया हुआ है, पहले का जो है वीडियो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स वहाँ पर है, जो कि मैंने समझाया है इसको। लेकिन फिर से न्यू सिलेबस के अनुसार मैं जस्ट अभी बैक टू बैक बना दूंगा, क्योंकि बच्चे जो है मेरे चैनल में भी और मेरे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है कि मैसेज की सर जो है चैप्टर्स फिर से समझा दीजिए एक बार। आपका बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है समझाने का स्टाइल। तो ए पर्सन हु लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, तो ये है ओपननेस। जो ओपन माइंडेड लोग होते हैं वो नई चीजों को समझना जानना पसंद करते हैं। इसको मैंने रिलेट किया था कि अगर मान लीजिए कि एक को राजा मान ले, तो ओपननेस वाले राजा से रिलेट कर दिए। राजा कैसा होना चाहिए? राजा ओपन माइंडेड होना चाहिए, सबके लिए बराबर सोचना चाहिए, राजा को न्यू थिंग्स लर्न करने में इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड जो है वो सी यानी कि कपल होना चाहिए। तो कपल क्योंकि जोड़ा 2 होता है। 3 यानी कि गांधी जी के 3 बंदर, तो एक्सट्रोवर्जन से वो मिल भी जाता है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने मिला दिए हैं। तो वो वहाँ पर आप लोग चैप्टर 5 को मैंने याद भी करा दिया है। आप सिंपल सुनेंगे और आपको इंटरेस्टिंग वे में याद हो जाएगा। कार्टविल इन जिम्नास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब भी कोई आप काम करते हैं तो 2 तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो जहां आप कार्टविल या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिम्नास्टिक के, तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो है वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी वहां बैलेंस डायनेमिक वे में करना है, स्टैटिक वे में नहीं करना है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ एक्टिव और पैसिव भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आप जानते हैं एक्टिव पैसिव नहीं होता है, स्टैटिक डायनेमिक यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। 4th क्वेश्चन आपका इसमें है स्लो ट्विच फाइबर्स आर। अब देखिए इसमें मैं वाइट भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि 2 ही ट्विच फाइबर होता है, रेड ट्विच फाइबर, व्हाइट ट्विच फाइबर। तो रेड होता है स्लो, याद रखिएगा, रेड होता है स्लो। इसको याद रखने के लिए भी आप समझ सकते हैं कि रेड लाइट में रुक जाना है यानी कि स्लो हो जाना है। तो रेड ट्विच फाइबर स्लो है, ये इसमें एंडोरेंस ज्यादा है लेकिन स्ट्रेंथ कम है। उसी के अपोजिट व्हाइट ट्विच फाइबर में स्ट्रेंथ ज्यादा। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर स्लो, लेकिन मैं फास्ट ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन फास्ट पे आ जाए। तो फास्ट ट्विच फाइबर व्हाइट होते हैं, इसमें स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव पावर ये सब ज्यादा होता है। सस्टेन करता है कौन? तो रेड, या लॉन्ग रेस वाले लोग रेड ट्विच फाइबर वाले ज्यादा होते हैं, या जो रेड ट्विच फाइबर जिसमें बचपन से हेरिडिटी ज्यादा है उसको लॉन्ग रेस में जाना चाहिए। व्हाइट ट्विच फाइबर जिसमें ज्यादा है उसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वाले में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर तक जाना चाहिए, या फिर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जहाँ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का काम है, लंबा समय तक का काम नहीं है लेकिन छोटे में एक्सप्लोजन चाहिए, वो उसको वहाँ जाना चाहिए, या शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवलिन ये सब फेंकने में जाना चाहिए। तो ये जो है थोड़ा सा कंसेप्ट जो है उस चैप्टर में जहाँ वीडियो मैंने बनाया वहाँ किया हुआ है, लेकिन इसको यहाँ टच कर दिया ताकि आप सैंपल पेपर अगर लेके बैठे तो साथ साथ में आपके दिमाग में आ जाए। अच्छा सर इसके साथ ये भी बता दिया। जंपिंग ऑन द स्पॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए 3 तरह के आपके मूवमेंट है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। तो आइसोकाइनेटिक तो होता है मशीन के, क्योंकि आइसो यहाँ तीनों में आइसो मीन्स कांस्टेंट, मैट्रिक मीन्स दूरी। तो जहां दूरी कांस्टेंट मान दूरी नहीं है तभी तो कांस्टेंट है, जैसे पुशिंग अगेंस्ट वॉल, तो ये आइसोमेट्रिक एग्जांपल हो गया। आइसो मीन्स कांस्टेंट, टोन मीन्स गति, लय, उनका टोन अच्छा है तो लय। कोई भी चीज लय में अगर चल रहे हैं हम, जैसे डंबल उठा रहे हैं तो एक लय में उठा रहे हैं तो ये आइसोटोनिक हो गया। जंपिंग ऑन द स्पॉट तक लय बन गया, तो जहां भी एक लय बन गया, जॉगिंग करना, वॉकिंग करना, ये सारे एक लय बन गए जहां पैर आगे पीछे हो रहा है, तो सारे आइसोटोनिक। यानी कि एक तरह से याद रखिए जितने विजुअल एक्सरसाइज है सब आइसोटोनिक है, और जितने मशीन के थ्रू होते हैं, क्योंकि आइसो एंड काइनेटिक जहां गति को हम एकदम कांस्टेंट कर पाए तो मशीन की मदद से हो सकता है कि जहां चाहे वहां फिक्स कर पाए। जैसे ट्रेडमिल है, उस पर आजकल जितने ट्रेडमिल है सब में दिया रहता है स्पीड आप रख दीजिए, उसी स्पीड पे वो चलते रहेगा। तो ये सारे जो है आपके आइसोकाइनेटिक में आएंगे, जहां मशीन के थ्रू आप स्पीड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बाकी सारे जो विजुअल है वो आइसोटोनिक, जितना विजुअल नहीं है ताकत लगाना पड़ रहा, पुशिंग अगेंस्ट वॉल, कीपिंग ए हैवी लोड ऑन योर हेड और शोल्डर इन स्टैटिक पोजिशन,
मेकिंग ए सिटिंग पोस्चर विदाउट चेयर, वहाँ रुके हुए हैं अगर, तो सारा आइसोमेट्रिक में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा कंसेप्ट रहेगा, तो आप इस तरह कोई भी क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप इज एग्जांपल ऑफ, मैंने क्या कहा था, टेक ऑफ लॉन्ग जंप में होगा तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वहाँ हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में भी वहाँ लिखा हुआ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब लिखा रहेगा कि कीपिंग हैवी लोड इन वेट लिफ्टिंग, तो हो गया मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और किकिंग द बॉल रेगुलरली और कीपिंग हैवी लोड रेगुलरली टाइम एंड टाइम अगेन कंटिन्यूसली, तो वो हो गया स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ को एंड्योर करना। तो इसको जो है लास्ट चैप्टर जो है वहां मैंने समझाया हुआ है कि स्ट्रेंथ कितना तरह का होता है। तो स्ट्रेंथ स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। फिर डायनेमिक 3 तरह का होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी absorbed and consumed by the working muscle from the blood is called, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कंज्यूम करते हैं वर्किंग मसल के द्वारा। तो देखिए रेस्पिरेशन 2 तरह का, एक्सटर्नल, इंटरनल। लंग्स तक है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, लेकिन लंग्स के बाद लंग्स में क्या आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, वहां पे ऑक्सीजन कैरी करने पे वो प्योर हो जा रहा है और ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, वो फिर लेफ्ट साइड में गया, लेफ्ट से फिर पूरे शरीर में जब गया, तो ये जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन गया, ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। तो वर्किंग मसल में ज्यादा जाता है क्योंकि वहां ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ब्लड की जरूरत है, ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत है, तो ज्यादा जाता है, तो उसको ऑक्सीजन अपटेक बोलते हैं। और इसी को VO2 मैक्स ही बोलते हैं, ऑक्सीजन अपटेक या VO2 मैक्स। तो वाइटल जो ऑक्सीजन जा रहा है वो मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, जहां काम हो रहा है, तो उसको ऑक्सीजन अपटेक, ठीक है। इनटेक मतलब लेना, अपटेक मतलब उसके द्वारा यूज करना। तो यहां पर पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड बाय वर्किंग मसल, एब्जॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड बाय वर्किंग मसल इज कॉल्ड ऑक्सीजन अपटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, अब इससे रिलेटेड बहुत सारा टर्म है, जैसे कि लंग्स के द्वारा जो है मैक्सिमम जो लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो वहां भी VO2 मैक्स का यूज होता है। वाइटल कैपेसिटी उसको कहा जाता है, और एक बार में लिए और छोड़े तो टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है उसको। डिफरेंट टर्म्स है। फिर हार्ट का एक बीट में कितना छोड़ा जाता है, उसको जो है जब 1 मिनट में है वो कार्डियक वॉल्यूम है, और एक और मैं टर्म भूल रहा हूँ, तो वो सारा एक एक टर्म है। तो थोड़ा थोड़ा टर्म उसको जो है याद रखना जरूरी है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो ठीक है आप कर पाए। In law of acceleration, acceleration of an object is inversely proportionate to its, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है फोर्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट किसका, F = ma के अनुसार मास के। जितना मास बढ़ा दीजिएगा तो आपका ताकत, जैसे शॉर्ट पुट फेंक रहे, छोटा है तो ज्यादा दूर फेंक पाएंगे, बड़ा है तो घट जाएगा। फोर्स अगर बराबर है तो फोर्स भी बढ़ जाएगा तब तो दूर जाएगा, लेकिन फोर्स अगर बराबर है तो मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है वो, क्योंकि मास बढ़ाते जाएंगे, आपका सेम अगर एनर्जी है तो कम होता जाएगा। तो यही यहाँ पूछ रहा है, तो इसका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। देखिए तीनों लॉ ऑफ मोशन में कोई भी लॉ ऑफ मोशन से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, लॉ ऑफ इनर्शिया से पूछ सकता है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन से पूछ सकता है, और लॉ ऑफ एक्शन एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन से पूछ सकता है। तो तीनों थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, स्पोर्ट्स से उसको रिलेट करके भी कि कहाँ कहाँ उपयोग है इसका। 9th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड असर्शन एंड रीजन। देखिए ये वाला क्वेश्चन जब भी आया ना, थोड़ा शांत मन से दोनों को देखिएगा, असर्शन क्या बोल रहा है, रीजन क्या बोल रहा है। तो इसके 3-4 कंसेप्ट बनते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों गलत लग रहा है हमको। असर्शन तो सही लग रहा है लेकिन उसका सही रीजन नहीं लग रहा है। असर्शन तो गलत है लेकिन रीजन सही लग रहा है, जो भी वो बोलना चाह रहा है उसके अनुसार। तो ये जो कंसेप्ट बनता है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बड़ी गलती होती है, सिली मिस्टेक्स होता है। किसी का असर्शन जो है सही है लेकिन रीजन गलत है, किसी का असर्शन तो ठीक नहीं लग रहा है लेकिन रीजन, कहीं दोनों गलत है, कहीं दोनों सही भी और रीजन सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है उसका। तो इसको आपको थोड़ा देखना है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है सैंपल पर, वो क्या है, असर्शन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन हैज लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अब पहले एक चीज समझिए, मोटिवेशन तो आप सब जानते हैं, मोटिवेशन मोटिव से बना है, जो आपको मोटिव मिलेगा तभी काम कीजिएगा। इवन जानवर भी बिना मोटिव के काम नहीं करते हैं, उनको भी या तो फूड चाहिए या वो अपना आगे की जनरेशन बढ़ाना चाहते हैं रिप्रोडक्शन द्वारा, तो ये सब के लिए वो मोटिव उनका है।
और उसके लिए वो जीते हैं। फूड और शेल्टर, फूड सेक्स एंड शेल्टर उनको कहा जाता है कि उस पर ही उनका कॉमन रहता है। तो जो इंसान भी उतना ही तक में जी रहा है तो वो फिर वो जानवर के लेवल पे ही है। जब उससे ऊपर हम लोग सोचते हैं कि हम कौन हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें आ जाती है, समाज में दूसरों के लिए सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म कुछ समाज को देना चाहिए, तो ये सब कुछ जो है जब आ जाएगा तो आप इंसान की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि इंसान बीच में है, नीचे की ओर सोचिएगा, नीचे की ओर जाएगा तो जानवर की तरफ, ऊपर की ओर जाएगा तो ईश्वर की तरफ। तो हमारी ईश्वर की ओर जाने की यात्रा होनी चाहिए पूरे जीवन की। तो ये जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, जो अंदर से आता है। अंदर से आपको जब लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, अंदर से जब आपको लगा, आपके अंदर से आई भावना कि मुझे ये तो बनना ही चाहिए क्योंकि समाज के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक होता है जैसे आपको मन तो नहीं था लेकिन बाहर कहा कि ये करोगे तो रिवार्ड मिलेगा। आपको किसी ने प्रेज कर दिया, आपको किसी ने एक कहानी सुनाई और उसके थ्रू बताया कि वो लड़का था तुम्हारी इस स्थिति में था, ऐसे ऐसे करके वो तुमसे भी खराब स्थिति में था, वो कर लिया, तुम भी कर सकते हो। तो ये बाहरी मोटिवेशन, जो कि आप लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे, कुछ वीडियोज मेरे भी हैं। तो मोटिवेशन जो है वो गार्बेज है किसके लिए, जो अंदर से एकदम सूखा हुआ है। क्योंकि एक लाइन है जो कि मैं अधिकतर बोलता हूँ कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है तब जाकर उस पर कुछ कारीगर करता है। यानी पत्थर में पत्थर का कोई क्वालिटी होता है तभी उसको छांट के मूर्ति बनती है। जितने भी पत्थर को मूर्तियां बनाई जाती है तो पत्थर काट काट के अलग कर दिया जाता है, मेन पत्थर जो मूर्ति वाली रहती है वो रह जाती है, या उसको एक आकार दिया जाता है, तभी जब उसमें कुछ गुण होता है उसका, पत्थर या मिट्टी का गुण। अब पानी को अगर आप छेनी मारेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी में वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो कुछ और के लिए बना है। तो हर किसी के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अनुसार। तो पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है तब जाकर कुछ कार्य करता है। इंट्रिंसिक अगर थोड़ा भी नहीं, अंदर का पूरा आग बुझा हुआ है तो बाहर का आग जलाने से कुछ नहीं होगा। अंदर थोड़ा भी आग है, या अंदर पेट्रोल है, अंदर डीजल है, अंदर केरोसिन है, तब बाहर का आग है। अंदर घी है, अंदर तेल है, यानी कुछ ना कुछ अंदर है जिसको जो सपोर्ट करेगा बाहर से, तभी एक्सट्रिंसिक तभी काम करता है, इंट्रिंसिक काम करता है। तो इंट्रिंसिक लंबा समय चलता है। एक्सट्रिंसिक क्या है, सुने आप मोटिवेशनल वीडियो बड़ा अच्छा लगा, हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और थोड़ा जोश में आए, 2 दिन बाद जोश ठंडा हो गया। इंट्रिंसिक आग अगर लगी हुई है अंदर से तो हमेशा आपको प्रेरित करती रहेगी। तो यही पूछ रहा है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन हैज लॉन्ग टर्म बेनिफिट, तो एकदम सही है। इस रीजन से रीजन एज फैक्टर्स बिहाइंड इट आर नेचुरली परसुइंग एक्शन, जो नेचुरल अंदर से आता है, दैट प्रोवाइड फन, जो कि आपको खुशी देता है, प्लीजर, संतोष देता है अंदर से, फुलफिलमेंट, लगता है कि हाँ बहुत कुछ मिला, और चैलेंज भी देता है अंदर से जो आता है। जैसे लोग अधिकतर एडवेंचर स्पोर्ट्स में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको अंदर से लगता है चैलेंज कि अरे ये कर लेंगे हम। तो जो अंदर से आता है, ये असर्शन और रीजन दोनों सही है। और अब आप बोलेगा सर जो आप बता रहे कैसे विश्वास करें, तो मैंने ये एक आंसर मिलाया हुआ है, इसमें आंसर की भी रहता है, तो आप आंसर की और ये दोनों निकाल सकते हैं। लेकिन मैं उसके बिहाइंड का रीजन, बिहाइंड का कारण ही बता जा रहा हूं क्योंकि वो वहां नहीं दिया रहेगा। कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड क्रिस्टलिन इन स्ट्रक्चर। अब कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग। ये सारा कुछ मैंने स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में बहुत अच्छा समझाया हुआ है, तो उसका लिंक ये सब का मैं डिस्क्रिप्शन में जो है पुराने जो समझाया उसके चैप्टर के दे दूंगा, लेकिन नया अभी जो मैं बनाऊंगा वो भी जरूर देख लीजिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर, तो उसका नेचर ही होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है, क्रिस्टलिन होता है नेचर में। तो ये उसका जो है स्वीट इन टेस्ट होता है, सिंपल। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्रिस्टलिन नहीं होता है, इजीली सोल्यूबल नहीं होता है, उसका कॉम्प्लेक्स केमिकल चैन होता है, इसका सिंपल केमिकल चैन होता है। ये स्वीट इन टेस्ट होता है, वो डायरेक्टली स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है। इसको और पहचानने का है, इसका एग्जाम्पल अगर है सिंपल का तो ग्लूकोज सिंपल। इसी ग्लूकोज को अगर ग्लैड होकर ले लिए तो ग्लैक्टोज, एग्जाम्पल याद कराने के लिए हंसी में, ग्लैड होकर लिए तो ग्लैक्टोज, फ्रस्ट्रेशन लिए तो फ्रक्टोज, जिसका पैसा ज़्यादा है, माल ज़्यादा है तो उसके वो जब लिया तो माल्टोज, और जब जीवन में कुछ लैक कर रहे हैं वो लिए तो लैक्टोज। तो ये सारा चीज हो गया सिंपल वाला, ओज लगा हुआ। और ग्लाइकोजेन, डेक्स्ट्राइन, सेल्यूलोज, ये सब हो गया कॉम्प्लेक्स। तो ये याद रखने के लिए है। विच अमॉन्ग दिस इज नॉट ए माइक्रो मिनरल। अब देखिए माइक्रो मिनरल उसको बहुत अच्छे ढंग से मैंने याद कराया है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में। अब मैं अगर हर चीज यहाँ अगर बताने लगूंगा तो क्या होगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा।
लेकिन मैं बताया तो कि थोड़ा सा आप माइक्रो और मैक्रो मिनरल को अलग अलग 5-5 जो है उनको याद कर लीजिएगा, ताकि वो आपके काम आ जाए। ऐसे मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ। माइक्रो मिनरल जो है वो छोटा होता है, तो छोटा होता है तो देखने में कन्फ्यूजन होता है। तो 2I3C मान 2 भी आएगा तो 3 दिखाई देगा। तो अब इसमें आप बोले इसमें क्या है, तो 2I से शुरू है, 3C से शुरू है। आयोडीन आयरन I से है, 2I मैंने कोई भी चीज 2I तो 3 दिखाई दे, 3C। तो C क्या है, क्रोमियम कॉपर कोबाल्ट। ये पांचों हो गया आपका माइक्रो। और मैक्रो में है कि फास्फोरस के रस में 4 यम डूबे हुए हैं, तो यम लगा हुआ है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, यम जहां लगा हुआ और फास्फोरस साथ में, ये हो गया मैक्रो। माइक्रो अभी देखिए बहुत बार पूछा हुआ है कि माइक्रो मिनरल कितना चाहिए, तो माइक्रो मिनरल जो होता है 0.001 ग्राम, बहुत कम चाहिए, 0.01 ग्राम इन ए डे। हर एक दिन आपके खाना में 0.01 ग्राम भी अगर माइक्रो है तो चलेगा। मैक्रो कितना चाहिए, तो 0.1 ग्राम, यानी 1 ग्राम का भी 10वां भाग, वो 1 ग्राम का 100वां भाग, बस इतना ही आपको मिनरल डेली चाहिए। लेकिन चूंकि अगर डेली आप नहीं ले पा रहे, थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, इसीलिए कभी कभी मिनरल्स की कमी हो जाती है। और कुछ मिनरल्स की कमी से अलग अलग तरह के डिफॉर्मिटी और बीमारियां होने लगती हैं, डिजीज होने लगते हैं। विच आसन इज हेल्पफुल इंक्रीजिंग हाइट, बहुत आसानी से ताड़ की तरह लंबा होना है तो तड़ासन। हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 70 टीम्स। अब बाई, सीडिंग, फिक्सचर्स रिलेटेड एक अलग ही छोटा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, हाउ टू मेक फिक्सचर, वो आप देख लीजिएगा सत्यम सर से इसी चैनल में, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, बाई कभी भी निकलता है तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जस्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ टीम को नंबर ऑफ टीम से माइनस करके निकलता है। यानी कि अगर 1 है तो पावर ऑफ 2 पे पावर 1 2 होता है, तो 1 है तो 1 बाई दिया जाएगा, 1 अपने आप में विनर हो जाएगा, यानी मैच नहीं होगा। पावर ऑफ 2 में 2 है तो कोई भी नहीं, क्योंकि 2 पे पावर 1 और -2 तो 0, 1 भी बाई नहीं होगा। 3 है तो 4 से माइनस होगा, क्योंकि 3 से आगे 4 है, 2 × 2 4, 4 से जैसे ही 5 होगा तो 8 से माइनस शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 × 2 8, तो वहां 8 से माइनस शुरू हो जाएगा। 8 में कोई बाई नहीं होगा। फिर 9 से शुरू हुआ तो 16 से माइनस शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8 2 जा 16, 16 से 1 ज्यादा 17 हो गया तो 32 से माइनस हो जाएगा। तो यहीं तक क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, तो यहाँ 17 पूछा है, तो 17 को 32 से माइनस कीजिएगा तो 15 बाई 15 बाई। यानी याद क्या रखना कंसेप्ट, जो भी टीम है अगर वो पावर ऑफ 2 में है तो 0 बाई, अगर पावर ऑफ 2 में नहीं है तो जहां है उसके बाद वाला पावर ऑफ 2 कहां आ रहा है उससे माइनस करना है, ये इसका कंसेप्ट है। हाउ मेनी मैचेज विल बी प्लेड इन द नॉकआउट टूर्नामेंट इन फर्स्ट राउंड। अब देखिए हाउ मेनी मैचेज विल बी प्लेड से छोड़ देगा, तो जितना भी टीम है उससे -1 उतना ही नॉकआउट मैच होता है। अगर 16 टीम है तो 15 मैच होगा, 70 टीम है तो 16 मैच होगा। अगर लीग का पूछ दिया तो n × n - 1/2 के फॉर्मूला पे चलता है, लेकिन यहां पूछा नहीं है, सैंपल पेपर फिर भी बता दे रहा हूं। जैसे 7 टीम है तो 7 × 6/2, 6 टीम है तो 6 × 5/2, इतना मैच होगा लीग में। नॉकआउट में कितना होगा, n - 1, नंबर ऑफ टीम -1, एक कम होगा। लेकिन यहां पूछ रहा फर्स्ट राउंड में कितना होगा, तो देखिए फर्स्ट राउंड में कितना होगा, पूछ रहा है कितना, हाउ मेनी मैचेस प्लेड नॉकआउट से। अगर 15 टीम है, 15 है तो किससे, 15 है तो किससे हम माइनस करेंगे, 16 से, क्योंकि नेक्स्ट पावर 2 में 16 आ रहा है, 16 - 15 1 बाई हुआ, 15 में 1 बाई मिल गया तो 14 टीमें बच गई, तो 14 टीमें जो बच गई वही फर्स्ट राउंड खेलेंगी। तो ये 14 टीमें जब खेलेंगे आपस में तो 2-2 टीम आपस में खेलेगी, यानी 7 मैच होगा पहला राउंड में, 7 में टिक मारना आपको। Watching others play and enjoy, which in turn motivates the child with special need to participate in a part which is kind of a strategy। अब देखिए कुछ होता है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो ये कंसेप्ट सीधा सीधी है कि जब दूसरे के साथ आप खेलने देते हैं बच्चे को और एंजॉय करता है, बच्चे को मोटिवेट कर दूसरे साथ खेलो, इससे क्या, ये कौन सा पार्ट है, विच पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है, तो सोशल बिहेवियर विकसित कर रहे हैं उनका, सोसाइटी में जाने सीख रहे हैं, सोशलाइजेशन आप ला रहे हैं, तो सोशल इसमें होगा ऑप्शन में। ठीक है, इसमें मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजी सब दिया, लेकिन सोशल ऑप्शन में होगा। मैच द फॉलोइंग, इसमें आसन दिए हुए हैं और वो किस चीज के लिए होता है,
तो आपको जो है डिफॉर्मिटी याद रखना है तो उससे आराम से रिलेट कर सकते हैं। अब गरुड़ासन है, गरुड़ासन में क्या होता है, पैर को ऐसे और ऐसे फंसाया जाता है, तो बो लेग्स या रिकेट्स में पैर दूर हो जाता है, घुटना दूर हो जाता है, तो जब हम ऐसे फंसाते हैं तो ये इधर दबता है तो गोमुखासन ठीक होता है। तो ये गोमुखासन में आ गया, सॉरी ये बो लेग्स में आ गया। फिर गोमुखासन में क्या होता है, पैर को एक के पास दूर अपोजिट करके बैठते हैं, तो उसकी जो है ना गैप बढ़ता है धीरे धीरे, तो ये नॉक नीच में आ गया। चक्रासन, अब चक्रासन में पीछे की ओर जब झुकते हैं तो राउंड शोल्डर में क्या होता है, शोल्डर राउंड होकर आगे आ जाता है, ऐसे झुक जाता है, तो जब हम पीछे की ओर उसको ले जाते हैं तो ये पीछे की ओर दबता है बार बार, तो चक्रासन से आपका राउंड शोल्डर ठीक होता है। और नौक आसन में पेट के बल लेट के आगे पीछे जब करते हैं, या फिर सॉरी पीठ के बल लेट के और पैर दोनों उठा लेते हैं आगे और हाथ उठा लेते हैं, नौका जैसा बना लेते हैं, तो उससे पेट पर बहुत दबाव पड़ता है, तो वो लोडोसिस को ठीक करता है, क्योंकि पेट कर्व हो जाता है आगे की ओर। हॉलो बैक भी कहते हैं, बैक थोड़ा सा हॉलो हो जाता है पीछे से, तो इसमें नौकासन में फायदा मिलता है। तो ये आपका फर्स्ट जो है एग्जाम्पल, मैंने इसका फर्स्ट ए जो है वो सेम में आ रहा है, जैसे 1 का 3, 2 का 4 किया हुआ है। मैच द फॉलोइंग। अब चेयर स्टैंड टेस्ट किसके लिए, अब देखिए ये सीनियर सिटीजन टेस्ट का है इसमें से, तो सीनियर सिटीजन टेस्ट का जो आपका टेस्ट है उसको थोड़ा सा एक बार उसमें मैंने अच्छे समझाया, लेकिन एक बार देख लीजिएगा कि किस चीज के लिए है। तो चेयर स्टैंड टेस्ट, बैठना उठना है, तो नीचे का पावर आएगा, तो नीचे का पावर आएगा तो ये आपका लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए है। आर्म कर्ल टेस्ट जब आर्म के लिए करेंगे तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए है। बैक स्ट्रेच टेस्ट जब बैक से आगे पीछे हाथ करेंगे तो अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। 6 मिनट वॉक टेस्ट नाम से लग रहा है कि एरोबिक एंड्योरेंस के लिए, तो इसको जानकर इसमें मिला लीजिएगा। यानी कुल मिला के आपको जो टेस्ट है, टेस्ट मेजरमेंट का जो टेस्ट है वो टेस्ट किस लिए अगर जानेगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन से आएगा आपका। वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन नोन एज। वीकनिंग ऑफ बोन जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इसको याद रखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस के द्वारा वीकनिंग ऑफ बोन होता है। अब यहाँ आपका जो है 18 क्वेश्चन जो है आपके आएंगे, सैंपल पेपर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 18 क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क के, तो वो कंप्लीट हो गए। 19 से सारे आएंगे आपके 2 मार्क्स के, 19 से लेकर 24 तक। सेक्शन सी में 25 से लेकर 30 तक आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 3 मार्क्स के। फिर अगला में 31 से लेकर आपका 31, 32, 33 तक ये पूरा क्वेश्चंस आएगा 4 मार्क्स का। फिर 34, 35, 36, 37 4 क्वेश्चंस आएगा 5 मार्क्स का। तो इसको जो है हल करना है। सैंपल पेपर जो है उसको आप देखते जाइएगा, जहां जहां आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे हैं सैंपल पेपर दिया हुआ है इसमें भी, और सवाल का भी है। बहुत सारे सैंपल पेपर मैंने देखे हैं, कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड हैं, कुछ जो है आपसे सिलेबस से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैनल में आप क्वेश्चन डालिएगा, मैं चैनल विजिट करते रहूँगा इधर, जब तक कि पी का एग्ज़ाम इस बार नहीं हो जा रहा है तब तक जो है मैं लगातार चैनल विजिट करता रहूँगा। तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उसको मैं वहाँ पर या तो आंसर दे दूंगा, या मैं अपने व्हाट्सएप नंबर पे आपको वहाँ पर करके कि ये व्हाट्सएप नंबर पे आइए, वहाँ मैं समझा दूंगा। लिस्ट डाउन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम क्या, सारे सिस्टम का जो है ना आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज का प्रभाव देख लेना है। एक तो पॉजिटिव ही लिखना है, जैसे मसल पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मसल की साइज बढ़ेगी, मसल का वेट बढ़ेगा, मसल का जो है एरोबिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकेंगे हम। मसल का जो है ब्रेन से संबंध जो है मजबूत होगा, यानी कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। तो ये सारे कुछ जो है आपको वहाँ पे डालने हैं। लिस्ट डाउन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ टॉक। अब सेल्फ टॉक जब कीजिएगा, अपने आप से बात कीजिएगा। जैसे दुनिया में अगर एक लाइन दिनकर जी ने बहुत पहले लिखा था, कोई पास न रहने पर भी नरमन मौन नहीं रहता, आप आपकी कहता है वो आप आपकी सुनता है, मैंने अपने आप कहता सुनता है। तो इस सेल्फ टॉक से बड़ा फायदा होता है, आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। और दुनिया में आप सबको समझ गए, खुद को ही नहीं समझ पाए तो समझना किसी काम का नहीं है। इसलिए करना चाहिए
सेल्फ टॉक से बिल्डिंग एंड डेवलपिंग सेल्फ इफिकेसी। सेल्फ इफिकेसी का मतलब होता है कि अपने इफिशियंसी को बढ़ाना, अपने प्रभाव को, अपने स्वयं के प्रभाव को जो है बढ़ाना, स्किल को हम ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं। क्रिएटिंग चेंजिंग मूड, अपना मूड को चेंज कर पाते हैं और नए तरह से अपने आप को रिफ्रेश कर पाते हैं। अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने एफर्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, अब फोकस कर पाते हैं अटेंशन में, मैंने अपने आप में अटेंशन में आ पाते हैं और अपने आप को तैयार कर पाते हैं खुद से बात करने में। उसके लिए मैंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी हुई थी कि मौन बैठा खुद से कुछ अनसुलझे सवाल कर रहा हूँ। अच्छी कविता है, शायद मेरे चैनल में है या नहीं, याद नहीं। तो अगर इच्छा होगी आप लोगों की तो आगे फिर बात होगी उस पर। लिस्ट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ फर्टलेक ट्रेनिंग। फर्टलेक ट्रेनिंग जो है, फर्टलेक ट्रेनिंग हिली एरियाज में होता है, फर्टलेक ट्रेनिंग जो है नेचुरल प्लेस में होता है। तो इसके 4 एडवांटेज आप कुछ भी जो है देखिए, पहले तो एंड्योरेंस को मजबूत करता है क्योंकि लंबे समय के लिए होता है। तो इसके सारे जो फायदे हैं वो है कि आदमी को रिफ्रेश फील होता है, आदमी नेचर से करीब होता है। अनइवन सरफेस पे जब आदमी दौड़ लेता है तो इवन सरफेस पे बहुत इजीली जो है उसको इजी लगता है क्योंकि टफ से इजी में आते हैं। तो ये सारा कुछ उसके फायदे में है। 4 फायदे यहाँ लिखने बोला है, मैं 5-6 बता दे रहा हूँ तो कि 4 आप आराम से कर लेंगे। एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या है? तो जितने बोन इंजुरी है, डिसलोकेशन और फ्रैक्चर, उसको छोड़ के जितनी इंजुरी आपको पढ़ना है सारा सॉफ्ट टिश्यू है। एब्रेजन, कंट्यूजन और जो है एब्रेजन कंट्यूजन जो छिलना और कटना हो गया, इंसीजन, लेसरेशन और फिर 2 और है स्टेन एंड स्प्रेन। 6 जो इंजुरीज है सारे सॉफ्ट टिश्यू है। इसमें कोई भी 2 सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी को आप एक्सप्लेन कर दिया, उससे जो चैप्टर से रिलेटेड उस चैप्टर मैंने किया है। राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्लेमिंगो टेस्ट। फ्लेमिंगो टेस्ट में क्या होता है, एक पैर पे आप खड़े होते हैं, 60 सेकंड में कितनी बार गिरते हैं। तो एक आपका वुडन बना रहता है प्लेटफॉर्म, उस पर आप खड़े होते हैं पतले जगह पर, तो कितने बार लड़खड़ा रहे हैं उसके अनुसार 1 मिनट में कितने बार गिर रहे हैं उसी को नापा जाता है। अगली बार नहीं गिरे, बहुत अच्छा आपका बैलेंस, तो ये बैलेंस नापने के लिए होता है। फ्लेमिंगो टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम को नापना, आपके अंदर जो है मसल और बॉडी के ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को नापना। ये 1+1 2 ही इसमें दिया है। राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन पे 1 मार्क्स है, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव 2 लिख देंगे तो काफ़ी है, 1 भी लिखेंगे तो चलेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो एक लिखेगा कि गिवन प्लेटफॉर्म पे एक पैर पे खड़े होना है और 1 मिनट में कितने बार आप गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे हैं उसके अनुसार आपकी जो है स्टेबिलिटी को नापा जाता है। व्हाट शुड बी द बेसिक न्यूट्रिएंट इन वेट लिफ्टर्स डाइट। अब देखिए ये भी कंसेप्ट बेस्ड है। अब वेट लिफ्टर हैं यानी कि उनको क्या चाहिए, मसल गेन ज़्यादा चाहिए। मसल गेन ज़्यादा चाहिए तो प्रोटीन खाना चाहिए उनको, और चूंकि वेट लिफ्टर है तो उनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट उनके डाइट में होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों उनको लेना चाहिए। ये आप डाइट पे लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। क्रिएट ए माइंड मैप इंक्लूडिंग एनी 6 एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का क्या क्या होगा, तो आप कुछ भी लिखेगा पॉजिटिव सब सही। फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंटरेस्ट आएगा और रिक्रिएशन होगा उनका। ये 4-5 पॉइंट ये डाल दीजिएगा। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, अभी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 2:2:1 यानी कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो इस रेशियो में, तो चूंकि H2O पानी जैसा है इसलिए इजीली सिमिलर होता है वाटर के, और खाना खाने में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट होता है, एनर्जी का मेजर सोर्स है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स टाइप। 2 टाइप है, सिंपल कॉम्प्लेक्स, मैंने पहले समझा दिया। डिफाइन बाय, देखिए मैच जब भी होता है ना तो नॉकआउट में, जिसमें कि हारते हुए बाहर निकल जाते हैं, इसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। तो इसमें हारते ही बाहर निकल जाते हैं। जैसे जब पावर ऑफ 2 में टीम है, 2 टीम है तो फाइनल खेल लिया, 4 टीम है सेमीफाइनल खेल लिया, 8 टीम है क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल। लेकिन अगर इसमें नहीं है पावर 2 में तो उसको खिलाने के लिए बाई देना पड़ता है। वो उसका सिस्टम, बिना बाई के मैच होगा नहीं। बाई कैसे होता है, तो लॉटरी से या तो होता है या फिर जो है पुराने टीम के परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। तो अधिकतर हम लोग लॉटरी से कर देते हैं सीडिंग के अलावा।
सीडिंग मतलब कि जो पुरानी अच्छी टीम है उसको अलग अलग रख देते हैं, उसको पहले प्रेफरेंस देते हैं अगर बाई पड़ता है तो। जैसे कि 15 टीम है तो एक ही बाई चाहिए, तो पिछले बार का विनर कोई आया है तो उसको दे दिए। 14 टीम है तो 2 बाई चाहिए, तो पिछले बार का विनर रनर को ऊपर नीचे रख के उसको दे दिए। इसका सारा सिस्टम मैंने समझाया हुआ है हाउ टू मेक फिक्सचर में। यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा समझाने से, फिर भी मैं हिंट देते जा रहा हूँ। मेक ए टेबल एक्सप्लेनिंग एनी 3 पर्सनैलिटीज ऑफ बिग फाइव। बिग फाइव थ्योरी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना ओशियन को। एक्सप्लेन एनी 3 फिजियोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो वेट ऑफ मसल, साइज ऑफ मसल, ठीक है, वेट ऑफ मसल, साइज ऑफ मसल, टाइप ऑफ मसल। अगर वाइट टिश्यू फाइबर है तो उसमें ताकत ज़्यादा होगा, तो स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या चाहिए तो वो, ठीक है। और नर्व इम्पल्स, जितना फास्ट बॉडी में जाएगा मसल उतना ज़्यादा एनर्जी लगाएगा, इसीलिए इंजेक्शन लो लेते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड का या नार्कोटिक्स का, इस तरह का इंजेक्शन जो कि ब्रेन को स्टिमुलेट करे ताकि ज़्यादा नर्व इम्पल्स छूटे और एनर्जी ज़्यादा आए। डिफाइन बाई हो गया। एक्सप्लेन 3 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीमेल एथलीट राइट। देखिए महिलाओं की जो 3 परेशानियां होती है, जो आपका बेसिक है एमिनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर और ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो 2-3 इनका फीमेल एथलीट राइट है, फीमेल को जो परेशानियां होती हैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना और लिखना है, ठीक है। ऐसे यहाँ एक्सप्लेन करने पे थोड़ा वही परेशानी है क्योंकि बहुत लंबा मैं नहीं चाह रहा हूँ ये हो जाए। ऑन द चैप्टर वाइज मैं जब बनाऊंगा तो पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ एबव गिवन फिक्सचर, एक चित्र बना हुआ उसमें फिक्सचर बना हुआ है, तो ये फिक्सचर देखिएगा, उसी के अनुसार सारा का सारा आंसर आपको देना है, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट बेस से एक दिया हुआ है, टीचर जो है ये उनको करा रहे बच्चों को, तो उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन पढ़ेगा उसके अनुसार ही आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद कोई क्वेश्चन उस तरह का नहीं है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम बैलेंस को कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। उसका एग्जांपल उसको क्या क्या रिलेटेड है, तो बैलेंस तभी अच्छा होता है जब ब्रॉडन द बेस को ब्रॉडन करते हैं, इसको नीचे करते हैं, सीजी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, इसको ये आप आराम से कर सकते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन नहीं है। और नेक्स्ट है लिस्ट डाउन एनी 4 आसन्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा। अस्थमा के लिए क्या है मैंने बताया था, SPBGC, एक SP आए थे जो बहुत बिजी रहते हैं, उनको हमने देखा था, उसी तरह मैंने रिलेट किया सबको। तो वो कैसे है, तो आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। योगा एंड लाइफ स्टाइल चैप्टर को देख लीजिएगा, पहले का भी वीडियो, तो भी पहले के वीडियो सबके लिंक मैं इसमें दे दूंगा ताकि आप जो है उसको रिलेट कर पाए। मेक ए टेबल टेस्ट आइटम्स लिस्टेड अंडर द फिटनेस साई का आपको फिटनेस टेस्ट तो आएगा ही आएगा। 2 ग्रुप है उसमें से कोई ना कोई आएगा, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। 6 तरह के इसमें टेस्ट हैं। BMI दोनों में है, 2 एज ग्रुप में बांटा, 5 to 8, 9 to 18, दोनों का थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे लगता है दोनों में से एक आ सकता है। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी अलॉन्ग इट्स टाइप, फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है एक्टिव पैसिव, उसका जो है मेथड जो है उसको भी देख लीजिएगा। डिफाइन प्रोजेक्टाइल, और कहीं भी कुछ अगर दिक्कत है तो आप नीचे में मैसेज कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा दिक्कत लग रहा है, मैं वहाँ फिर से एक एक्सप्लेन कर दूंगा आपको पर्सनली भी, या फिर आप अपना नंबर व्हाट्सएप का डाल दीजिएगा, वहाँ मैं डाल दूंगा आपको कि कैसे क्या करना है। डिफाइन प्रोजेक्टाइल एंड एक्सप्लेन। प्रोजेक्टाइल को 4 चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, जब किसी भी चीज़ को हवा में छोड़ते हैं उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप जो है ये सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है समझ गए होंगे अच्छा से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेंगे। कल से मैं कोशिश करूंगा बैक टू बैक जो है चैप्टर वाइज जो है फिर से नए सिलेबस के अनुसार जो चीज़ें आई हैं उसको फिर से सिंपल भाषा में थोड़ा समझा दूं, ताकि 2020 से 23 तक में जो अंतर आया है वो भी अंतर आपको समझ में आ जाए और आप लोग एग्जाम में बेहतर कर पाए। तो मेरी जो मेहनत है वो आपके बेहतरी के लिए है, क्योंकि मेरा एक बीइंग ए टीचर मजा इसी में है कि बच्चे अच्छा करें, आप अच्छा करें और अपने लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, पूरे समाज के लिए बेहतर करें। इसी आशा विश्वास सभी को धन्यवाद।